नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विसर्ग संधि को। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने समझी थी। आज उसी के आगे हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, विसर्ग संधि को। ओके, सो लेट मी सेट माय कैमरा। ओके, सो विसर्ग संधि में कल हमने देखा था कि तीन वर्ग हैं। एक तो च वर्ग है। वर्ग का मतलब आप समझ गए होंगे, च के साथ जितने भी वर्ण आते हैं च वाली लाइन में, च, छ, ज, झ, व, उसके अलावा ट वर्ग। ठीक है, उसके अलावा त वर्ग। ठीक है, इनके जो शुरू के दो अक्षर होते थे वो किस तरह से कन्वर्ट होते थे अगर कोई विसर्ग आ जाए। ठीक है, जैसे कोई विसर्ग आ गया तो विसर्ग के साथ अगर ये सब आ गए, च या छ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते थे? आधा श में। ठीक है, ट वर्ग में क्या होता था? अगर ये विसर्ग और ट या ठ आ गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते थे? ये श में कन्वर्ट हो जाते थे, आधा श। ठीक है, या इस तरीके से भी लिखा जाता है। उसके अलावा त वर्ग का हमने देखा था कि अगर हलंत सॉरी विसर्ग और त और थ शुरुआत के दो कुछ भी आ जाएं तो ये आधा स या आधा स ऐसे भी लिखते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाते थे। इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हम देखेंगे इन्हीं तीनों से जुड़े हुए नियम। ठीक है, पहले तो ये कन्वर्ट हो गए श में, लेकिन अगर ये खुद आ जाएं किसी विसर्ग के आगे तो क्या होगा? ठीक है, विसर्ग के आगे श, श और स ये खुद आ जाएं तो सीक्वेंस याद रखिएगा। पहले सीक्वेंस में हमने ये पढ़ा है, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग के शुरू के दो दो अक्षर, दो दो वर्ण। ठीक है, तो उनके साथ विसर्ग का क्या नियम होगा वो हमने अभी तक समझा है। अब हम विसर्ग सीखेंगे। विसर्ग वाला अक्षर या वर्ण, विसर्ग वर्ण प्लस श आ जाए या श आ जाए या फिर श आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए तो नियम क्या होगा नए वर्ण को बनाने का, नए शब्द को बनाने का? संधि होने के बाद क्या सामने आएगा वो हम देखेंगे। तो विसर्ग के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली तो चीज है कि अगर विसर्ग हो और उसके आगे आपका श आ जाए, ठीक है, तो ये जो वाला जो विसर्ग होता है ना, ये आधा श में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें यहां पे सपोज दुह लिखा प्लस शासन लिखा। ठीक है, तो ये श आया लेकिन इसके पहले ये भी आया, तो श के पहले अगर ये आ गया तो एक आधा श भी इसमें जुड़ जाएगा, दुशासन। हलंत अगर गायब करेंगे, ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा। हलंत अगर गायब करेंगे तो आधा श बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा दोधन शासन। और एक एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी हम इस तरह की संधि करते हैं श के साथ या श के साथ या श के साथ, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको इस तरीके से आधे श में बदलो ही। आप इस तरह से भी सीधे लिख सकते हो, दुःशासन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये विसर्ग संधि का श के साथ जुड़ा हुआ नियम है कि इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हो विसर्ग संधि में। अगर आपको ऐसे वर्ण मिले जहां पर श आए और पीछे विसर्ग हो तो आप इसको आधे श में, इसी के आधे में कन्वर्ट कर दो और जोड़ दो। या फिर नहीं जोड़ना चाहते हो तो आप सीधे इनको लिख दो, दुह और शासन, बीच से प्लस का सिंबल हटा दो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ये श वाला। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से ये होगा। निह प्लस संदेह। ठीक है, श आ गया तो ये क्या हो जाएगा? निस्संदेह। ठीक है, या फिर निसंदेह, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं निसंदेह को। ठीक है, अब आता है जैसे एक एग्जांपल और है, निह प्लस संतान, तो ये क्या हो गया? निस्संतान। ठीक है, इस तरीके से, या निसंतान, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब इसके नियम याद रखिए, उसी तरीके से श के भी नियम पे ये लागू होगा। ठीक है, तो इसको आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये सारे इससे रिलेटेड श श और स से रिलेटेड नियम याद रखने हैं। कहीं पर अगर ये श आए, मुझे अभी कोई ऐसा वर्ण याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई मिले तो वहां पर भी यही होगा। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, निशा ऐसा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों पे लागू होता है।
अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि इससे जुड़ा हुआ कोई शब्द ऐसा बनता हो और जिसमें ये नियम लागू होता हो, लेकिन आप खोजने की कोशिश कीजिएगा। अगर मिल जाए तो आप उसे याद रखिएगा या फिर एक एग्जाम्पल के तौर पर आप उसे समझ सकते हैं। मैंने खोजने की कोशिश की, मुझे कोई वर्ड ऐसा याद भी नहीं आया और ऐसा कोई वर्ड मुझे ध्यान में आया भी नहीं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क ख और प फ वर्ग के नियम। पिछली बार हमने देखा था ना कि क ख और प फ से रिलेटेड नियम देखे थे। ये तो दूसरा नियम हो गया। आज तीसरा नियम भी आज हम देख लेते हैं। तीसरे नियम में हम ये देखते हैं कि हमारा जो वर्ग बाकी बचा था जिससे रिलेटेड अभी कोई नियम नहीं आया था, क वर्ग और प वर्ग। ठीक है। क वर्ग का मतलब क्या? क ख ग घ अंग। क ख ग घ अंग। ठीक है। उसके बाद प वर्ग का क्या था? प फ ब भ म, ये था प वर्ग। ठीक है। जब भी क वर्ग या फ वर्ग में शुरू के दो अक्षर पकड़ लीजिए, जैसे चाछा में पकड़े थे ना और टाठा में पकड़े थे शुरू के दो अक्षर, ताथा में पकड़े थे शुरू के दो अक्षर, उसी तरीके से यहां पर भी शुरू के दो अक्षर आप पकड़ लीजिए, क ख प फ। यहां पर क्या होगा? नियम ये होगा कि अगर उसके बाद विसर्ग के बाद, ठीक है, क या ख आए, उसके अलावा विसर्ग के बाद आपका प या फ आए, तो क्या होगा? नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। यही नियम है इसका, नो चेंज, किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे रजह प्लस कड़। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? रजह कड़। इसमें कहीं कोई रजस कड़ इस तरीके से आप नहीं करेंगे। ठीक है। अब आया पयह प्लस पान। ये प आ गया, प और फ शुरुआत का प आ गया, यहाँ पे क था, क और ख में से एक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पयह पान। पयह मतलब दूध, पान मतलब पीना, तो दूध को पीने को पयह पान कहा गया। उसके अलावा आपने एक चीज और देखी होगी, अंतः प्लस करण। यहाँ पे फिर से क आया, तो आपको लगता है कि चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक है। अंतःकरण, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। किस तरीके से ये करना है ये आपको याद रखने हैं। उसके अलावा आप जो है एक चीज और याद रखिएगा, इसमें आपको एक चीज और याद रखनी होगी कि अगर कोई आपको ऐसा मिले जो कि स्वर के साथ आ रहा हो, ठीक है, अगला नियम आप देख सकते हैं, इसको अगले नियम की तरह ले सकते हैं, ये तीसरा नियम था, चौथे नियम की तरह देख सकते हैं। ठीक है। विसर्ग से पहले ई, विसर्ग से पहले छोटी ई, ठीक है, या ऊ आए, तो क्या बन जाएगा? तो विसर्ग जो है, जो विसर्ग है वो स में कन्वर्ट हो जाएगा, इस स में। ठीक है। विसर्ग से पहले ई या ऊ आए, जैसे एग्जांपल मैं लिख कर आया हूं, ठीक है, तो ये श में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपका आता है चतुः प्लस पादम। ठीक है। पैर, चतुः, तो ये क्या हो जाएगा? चतुष्पाद हो जाएगा। ठीक है। ये श बन जाएगा। ठीक। तो विसर्ग का श, ये वाला श नहीं, ये वाला श बनेगा, चतुष्पाद। ठीक है। उसके बाद आपका आता है निह धन कपट। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हलंत से पहले छोटी ई की मात्रा है, यहां पे चतुः में हलंत से पहले छोटा ऊ आ रहा है, यहां पर हलंत से पहले नी, जो ध्वनि निकल रही है वो ई की निकल रही है, छोटी ई की, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? निष्कपट हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आप क्या देखते हैं? निह प्लस कलंक। ठीक है। ये छोटी ई की मात्रा आ गई। ये याद रखना है कि ऐसे हलंत वाले में कुछ नहीं हो रहा था। अगर ऊपर आप देखें तो अगर पीछे कोई मात्रा नहीं है तो हमने कुछ भी नहीं जोड़ा, रजस कड़ ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अगर छोटी ई या छोटा ऊ आ जाए तो वहीं पर ये क्या हो जाएगा? आधा श लग जाएगा, निष्कलंक। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख करके लाया था ताकि सिंपल एग्जाम्पल्स जो आपको समझ में आए। ठीक है। तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को मैं ले रहा हूं। ठीक। तो आपको आज तीन नियम समझने को मिले। एक नियम तो क वर्ग से रिलेटेड मिला, जहां पे आपको
एक तो ये नियम मिला जहां पे खुद श श और श आए तो क्या होगा, श और स की बात हुई। कल हमने ये देखा था श और श कब बनेंगे, ये च ट और त वर्ग से क्या रिलेशन है। लेकिन आज हमने खुद ये देख लिया कि अगर हलंत के बाद खुद ही ये आ जाएं, श और श आ जाएं तो क्या होगा। तो ये जो हलंत है, सॉरी, विसर्ग, हलंत मत सुनिएगा, इसको विसर्ग सुनिएगा। तो विसर्ग जो है अपने आप जो है आधे श में इसके पहले उसी के आधे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या फिर आप इसको सीधे बिना चेंज किए भी लिख सकते हैं। ये नियम याद रखिएगा कि या तो ये कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, दोनों चीजें सही हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बात की क और प वर्ग की। क और प वर्ग में कोई चेंज नहीं होगा अगर कोई भी ई और उ ऐसी कोई चीज नहीं आ रही है। कोई भी हलंत से विसर्ग से पहले अगर ई और उ नहीं आ रहा है, सिंपल है रजह पयः, तो वहां पर कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके क वर्ग या किसी वर्ग का आपका जो क वर्ग है या फिर किसी और जगह का कुछ आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, क या प वर्ग से अगर कुछ आ रहा है तो उस केस में आपको क्या होगा, उस केस में आपको अगर ई और उ पहले आ रहे हैं, आपके विसर्ग से पहले ई या उ आ जा रहे हैं, जैसे चतु है ये उ है, तो ये उ आ जा रहा है, या फिर नी है ये ई है, यहाँ पर नी है ये ई है, मतलब स्वर एक ई का निकल रहा है या उ का निकल रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो विसर्ग है वो आधे श में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर भी देखिए आधे श में कन्वर्ट हुआ, यहां पर भी आधे श में कन्वर्ट हुआ। ये तीन नियम आप याद रखिएगा। और याद रखने का एक ही तरीका है, बनाइए ढेर सारे संधि विच्छेद, बार बार कीजिए, रोज इस चीज को बार बार लिखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं इसको रोज बार बार पढ़िए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ संस्कृत की जनरल नॉलेज के लिए आप इसे देख रहे हैं इन वीडियो को, जो कि दूसरी चीजों के साथ भी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप इन चीजों को देखते भी जाएंगे तो भी आपके लिए सफिशियंट होगा। एक जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से संस्कृत लिखी बोली जाती है, आपके दिमाग में ये बनी रहेगी। अगर आप बार बार इन वीडियोस को देखेंगे तो भी आपको याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो ये जो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इन चीजों को लेकर के हमारे पास यही चीज है, यही टारगेट है कि इन चीजों को हम समझें, किस तरीके से संस्कृत लिखी गई है। अगर आप कभी लिखने की कोशिश करें तो संधि वहां पर आपको हेल्प करेगी जहां पर आपका ये मन कर रहा हो कि दो अलग अलग शब्द हैं, इनको मुझे मिलाना है। ठीक है, अगर कहीं पर आपको ऐसा लगे कि दो अलग अलग शब्द हैं, उनको कहीं मिलाना है, तो मिलने वाली जगह पे जो दो वर्ण है या जो दो आपके अल्फाबेट्स हैं संस्कृत के, वो किसी नियम के अंडर फॉल करते हैं संधि के या नहीं। अगर फॉल करते हैं तब तो मिलाइए, नहीं तो मत मिलाइए। चाहे वो विसर्ग संधि हो सकती है, वो चाहे स्वर संधि हो सकती है, किसी भी नियम के अनुसार अगर वो मिल रहे हैं ना, तो ही आप मिलाइए। और ये नियम आप पढ़ रहे हैं तो इन नियमों के अनुसार अगर वो आपस में मिल रहे हैं कहीं, तब तो मिलाइए, नहीं तो भगवान के लिए आप उन्हें रहने दीजिए, मत मिला के कुछ लिखिए। तो लिखने वालों के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं उनके लिए उल्टा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको ये नियम याद होने चाहिए और आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, चतुष्पाद का संधि विच्छेद कीजिए, निष्कपट का संधि विच्छेद कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीजें आपको याद करने से याद नहीं रहेंगी। आप जरा सोच करके देखिए कि जितने ज्यादा आप इन शब्दों का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, इसीलिए ये चीजें जब संस्कृत जब आपके एग्जामिनेशन में या फिर आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आपका जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है, आपके स्कूल का एग्जामिनेशन है, वहां पर आती है, तो स्कूल के एग्जामिनेशंस में कई बार ये सिंपल होती है, क्योंकि अक्सर आपकी किताबों से ही उठा करके क्वेश्चन पेपर में ये चीजें डाल दी जाती हैं। लेकिन अगर आपको कंपटीशन में सफल होना है तो आपको निश्चित रूप से ये नियम और इनका अभ्यास निरंतर बने रहना चाहिए। और इनका अभ्यास करना कोई मुश्किल नहीं है, सीधी सी चीज है। हर रोज 5 से 6 सेंटेंस वर्ड उठाइए और उन वर्ड्स का आप संधि विच्छेद कीजिए। और कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको याद करने की या दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करें, कोई जरूरी नहीं है। आपके जो नोट्स बने हैं उनको देख करके बार बार उनको देखिए, बार बार उनको लिख लीजिए। ये अभ्यास है, इसे रटना नहीं कहते हैं। अभ्यास और रटने में फर्क होता है। ठीक है, रटना उसको कहते हैं जब समझा ना जाए, और अभ्यास उसको कहते हैं जब समझ करके बार बार उसे तैयार किया जाए, बार बार उसे अपने दिमाग में बैठाया जाए। वो रटना नहीं है। रटना वो है जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप उसे रटे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे 2 और 3 की टेबल अगर आप याद कर रहे हैं, 2 1 2 2 2 4, ये समझे बिना आप रट रहे हैं, इसका अपना महत्व है, इसका अपना महत्व है, क्योंकि ये भी एक तरह का अभ्यास है। लेकिन ये अभ्यास उनके लिए है जो बिल्कुल ही नए हैं, जिनको व्यावहारिक रूप में सिद्धांतों को समझाया नहीं जा सकता, उनके लिए हैं ये। ठीक है, लेकिन आप इतने हैं समझदार, आप स्टूडेंट हैं, तो
आपके लिए जरूरी है कि आप इन चीजों को समझें और समझ करके फिर इनका अभ्यास करें। इन्हें बार बार लिखें, भले ही एक ही तरह के जो वर्ड हैं इन्हीं को आप बार बार लिखें, लेकिन बार बार लिखें, हर रोज एक बार या हर रोज सुबह उठ करके, जब तक आपको ये याद ना हो जाए। 3-4 दिन तक आपने इसको लिखा, इसके बाद क्या किया, एक हफ्ते बाद आपने इसको लिखा। हर दूसरे तीसरे हफ्ते कभी भी मन किया तो उठा लिया, कोई भी संधि उठा ली, कभी भी मन किया तो कोई आपने शब्द रूप उठा लिया, धातु रूप उठा लिया और सेंटेंस बना करके आपने उसको जो है संस्कृत में कन्वर्ट करके देखा कि नियम के अनुसार, शब्द रूप के नियम के अनुसार और धातु रूप के नियम के अनुसार वो किस तरीके से उनका ट्रांसलेशन होगा संस्कृत में। ठीक है, या फिर कोई चीज संस्कृत में ट्रांसलेटेड है और आप उसको देख सकें कि यहाँ पर इसने कौन सा शब्द रूप या कौन सा धातु रूप, कौन सा लकार इस्तेमाल किया है, और उसके बेसिस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रांग करते जाइए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे अच्छी जो बुक है जिसको आप संस्कृत के लिए पढ़ सकते हैं वो है श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता वही है बुक। क्योंकि उसमें क्या है कि आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों पुरुष उसमें अवेलेबल हैं। और इन तीनों पुरुषों में खास बात यह है कि दो जो है उसमें प्रथम पुरुष हैं, एक अर्जुन है और एक भगवान कृष्ण है। ये दोनों ही प्रथम पुरुष हैं और संजय इनके बारे में बता रहा है। तो वो सभी श्लोक जहां पे संजय ये बता रहा है कि हे महाराज, ऐसा अर्जुन ने कहा या ऐसा कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जहां पर इस तरह के ट्रांसलेशन हुए हैं, जहां पर इस तरह की बातें किसी श्लोक में हैं, वहां जाकर के आप देखिए, आपके लिए चीजें आसान होंगी समझना। ठीक है, तो इस तरीके से आप संस्कृत को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा है। इसे आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए, भले ही आपको इसका कोई काम पड़े ना पड़े, ऐसा नहीं है कि काम नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पर रिसर्च चल रही है, वो भी कहाँ, आपका जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसका जो एक सेंटर है, उसके अलावा एक सेंटर है सर्न। ठीक है, वहां पर आपको एक महाकाल की जो नृत्य करती हुई मूर्ति है नटराज की, वो लगी मिल जाएगी। और ये लोग संस्कृत लैंग्वेज पे रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पर कहीं पर भी आपको पहली चीज तो वो नहीं मिलेंगे, पर्यायवाची सबसे कम मिलेंगे। ठीक है, हर शब्द अपने आप में यूनिक है, और जब कोई चीज यूनिक होगी तो वहां पर लैंग्वेज कन्वर्टर बनाना, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज की तरह किसी चीज को यूज करना, उसके लिए कंप्यूटर्स में, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी जो लैंग्वेज समझी जा रही है वो है संस्कृत। ठीक है, तो इसीलिए आप इसे कम मत समझिए। आने वाले समय में, जैसे आज के समय में लोग योगा करने लगे क्योंकि अंग्रेजों ने हमें बता दिया, हमारी अपनी ही चीज हमें बता दी, उन्होंने इसका महत्व तो समझा दिया, तब हमने वो योगा करना शुरू कर दिया। ऐसे ही किसी दिन वो संस्कृत को समझ जाएंगे, संस्कृत के महत्व को समझ जाएंगे, इसकी वैज्ञानिकता को समझ जाएंगे, तो फिर यहाँ एक अलग तरीके का जो है विश्वास जाग उठेगा कि ये भाषा कुछ खास है। ठीक है, तो अंधानुकरण छोड़िए, आप वास्तव में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को खुद पहचानने का प्रयास कीजिए कि ये क्या है, क्यों है और किस लिए है। ठीक है, क्यों ये चीजें बनी थी। आप जब संस्कृत के साहित्य को पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि कितने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बड़े आसान शब्दों में समझाए गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।